हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? लेक्चर नंबर 20 तक। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट पार्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसके 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, मतलब पार्ट नंबर 4 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहाँ देख रहे होंगे आपके पास एक लिखा हुआ है कि ये जो आज का टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्लासिफिकेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बोलूं कि ये गेट के एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, बिल्कुल। क्या ये एग्जाम में आता है? बिल्कुल। फ्यूचर में आएगा, बिल्कुल। प्रेजेंट में भी आ रहा है, पास्ट में भी आएगा और फ्यूचर में भी आएगा। तो गेट एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक इक्वेशन भी लिखा हुआ है इसमें, और बस आपको यही आइडिया पता होना चाहिए कि जिस तरीके से लिखा हुआ है बस इसके बारे में आइडिया रहना चाहिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। और जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते तो इसके बिना अधूरा है। अगेन अगर आपको ये ना पता तो मजा नहीं है। और ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके बारे में बस आइडिया होना चाहिए। वो थोड़ा सा आइडिया, बहुत ऐसा भी नहीं कि बिग आइडिया, बट मैं पूरे तरीके से चीज़ों को कवर करूंगा क्योंकि मैं तो थोड़ा सा डिटेल करता ही हूँ। ठीक है, तो क्या स्पेशल बात करूंगा, क्या प्रेजेंट में आ रहा है, क्या पास्ट में आ चुका है, और क्या फ्यूचर में आ सकता है जो अभी तक नहीं आया वो भी बात करूंगा, और जो रूटीन में है वो भी बात करूंगा। मतलब हर टाइप की बात करूंगा। ठीक है, अब आपके पास दिख रहा है कि सेकंड ऑर्डर है। यू आपके पास दिख रहा है डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर। अभी ये कवर पेज में बना हुआ है। इससे अगर मैं पूछूं कि इसको देख के आपको क्या लगता है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। यू इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई। बिल्कुल सही है। और अगर मैं बोलूं कि क्या है आपके पास, तो आप देख सकते हो कि सर ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपके पास, सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि ये जो आपके पास दिख रहा है एबीसी, ये सर आपके पास कांस्टेंट है आपके पास, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको आप लीनियर बोल सकते हैं, बिल्कुल लीनियर बोल सकते हैं। जब हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोलते हैं तो लीनियर अपने आप हो जाता है। ये नॉन लीनियर तो तब होगा जब डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्ट होगा। अगर यहाँ पे एक्स भी मल्टीप्लाई है तब कांस्टेंट कोएफिशिएंट तो नहीं बोल सकते, तो भी लीनियर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो एबीसी है वो कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है आपके पास तो बाय डिफॉल्ट लीनियर तो हो ही जाता है, कोई बात ही नहीं फिर तो जस्ट गुड आइडिया आपके पास होना चाहिए। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन कि क्या क्या होगा, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ आपके पास। मेरे को लगता है कि किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना है कि जनरलाइज फॉर्म लिखा हुआ है कि हमको फोकस करना है कि u जो है आपके पास वो फंक्शन ऑफ x और y, u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। और सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा लिखा हुआ है। इधर लीनियर वर्ड इज इंपॉर्टेंट, कभी पूछ लिया गया कि क्या है तो लीनियर है है। और एबीसी जो दिख रहा है आपके पास ये कांस्टेंट होगा। तो मैं बात करता हूं कि देखो क्या है एक्चुअली, अगर मैं अच्छे से लिखूं कि क्या है, तो u इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा y, ऐसा लिख दिया हम लोग। यस सर, u इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा y। इसका मतलब ये हुआ कि सर u तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल u डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x कॉमा y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, हम यहाँ पे आपके पास जो टर्मोलॉजी लिख रहे थे कि डेल स्क्वायर यू, कई बार तो हम इस स्टाइल से भी लिख देते हैं इसको। क्या पता है कि अगर मैं इसको दो बार डिफरेंशिएशन करूं यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स एक्स स्क्वायर। पता है इसको कई बार हम यू एक्स एक्स भी लिख देते हैं कि भाई दो बार डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई है, इसको हम यू वाई वाई भी लिख देते हैं। दिस वन वाई वाई लिखा है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दो बार लिखा आपके पास। यस, अगर मैं किसी को बोलूं कि देखो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ यू है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो इसको आप बोल सकते हो यू एक्स वाई। अच्छा, इसका मतलब मैं किसी से ये पूछूं कि यार अगर मेरे को बताओ कि डेल यू बाय डेल एक्स से अगर है तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं सर, यू एक्स मतलब हुआ इसका। बिल्कुल सही। डेल यू बाय डेल वाई कहीं पे लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? सर यू वाई सर, बस। तो ये बताना चाह रहा हूं कि ये स्टाइल है आपके पास, और हम u को डिपेंडेंट वेरिएबल माने, x और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने। इसका मतलब सर डिपेंडेंट वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी स्टाइल हो सकता है। जैसे हम u डिपेंडेंट है और x आपके पास है, हो सकता है x और y की जगह में कोई दूसरा चीज ले लूं, टेम्परेचर ले लूं और कुछ भी ले लूं आपके पास, तो फिर वो वाले टर्म्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे जो भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा नहीं कि हर बार एग्जाम में u लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, जेड लिखा हो सकता है। अब यू की जगह कोई जेड लिख दे तो फिर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो जेड एक्स एक्स लिख देंगे अपन। तो इसका कोई इशू नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। जैसे मैं अगर बोल दूं आपके पास कि अगर जेड आपके पास लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स वाई और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो जेड एक्स एक्स बोल देंगे कि जेड
डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स एक्स मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यही सब मैं बात करने वाला हूँ और बड़ा सिंपल बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और टफ नहीं है, एकदम सिंपल है, बस मेरी बातें सुनना है। तो बोला गया कि जनरलाइज फॉर्म ये हमारे पास है। अब जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका जो कोफिशिएंट है वो ए है, इसको हम ए बोल रहे हैं। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ये बी है। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसका आपके पास सी है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ भी लिखा हो, इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, एक्स वाई यू, कुछ भी किसी भी फॉर्म में लिखा हो, डोंट वरी फॉर दैट। इसका मतलब यही हमारे पास ये जो कोफिशिएंट है। उसके बाद हमको ये क्लियर रहना चाहिए कि ये जो कोफिशिएंट है एबीसी आपके पास दिख रहा है, ये एबीसी कोफिशिएंट में जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, बट हो सकता है कि कभी एबीसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्म भी बन जाए। इसका मतलब है कि क्या यहाँ पे ये ए बी सी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्म बन सकता है? बिल्कुल, ये भी बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कि देखो यार, ए डेल स्क्वायर यू, ए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, इसमें पता है ए क्या होगा? ए नॉर्मली कांस्टेंट रहता है, नॉर्मली कांस्टेंट, नॉर्मली कांस्टेंट। बट ऐसा पॉसिबल है कि ए आपके पास क्या हो जाए? फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स है। ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल, तो कोई इशू नहीं, इससे कोई भी इशू नहीं हो। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं आपके पास कि ये आपके पास लिखा है बी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई, बी आपके पास ये, इसमें अगर मैं बोल दूं कि बी क्या होगा, तो जो बी होगा ये नॉर्मली कांस्टेंट, नॉर्मली कांस्टेंट, और बी क्या हो सकता है? फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि भैया फंक्शन ऑफ आपके पास एक्स हो सकता है और फंक्शन ऑफ वाई हो सकता है और फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो भी लीनियर रहेगा। सिमिलरली अगर मैं एक और कलर चेंज करूं, मैं बोलूं कि देखो सी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसमें सी क्या है? तो बोलिए सी आपके पास कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई सर, तो सी फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है। ओके, इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन, क्योंकि आप में से पढ़ रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस दिन से पढ़ रहे हो उस दिन से हम कुछ बातों को पकड़ के रखे। जो लोग पहली बार इसी टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो उनको कभी कभी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली बातें अच्छी लगेगी, लेकिन जो में से पढ़ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहा है, पहले दिन से पढ़ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि ये तुम्हारी पहली क्लास से फीलिंग है और अभी तक चले आ रहा है, इसको हम ब्रेक नहीं कर रहे, इस बात को ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं बोल रहा था कि अब आपके पास ये है, अब क्या बताया गया है कि तीन पार्ट में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? तीन पार्ट में ये डिवाइड कर रहे हैं कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर फाइंड आउट करना है और अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो पता आपके पास ये पैराबोलिक होगा। इक्वल टू 0 अगर आ गया तो ये पैराबोलिक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बट ग्रेटर देन 0 आ गया ये, तो फिर आपके पास ये हाइपरबोलिक है, और अगर ये लेस देन 0 आ गया तो ये इलिप्टिक है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो फिर आप इस क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर ये बात आपको नहीं पता बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। ये जो कंसेप्ट है ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है। ऐसे कंसेप्ट को मैं बोलता हूं इंफॉर्मेशन बेस्ड कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन बेस्ड कंसेप्ट। और ये शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। क्यों शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए? क्योंकि अब आपको आपकी जिंदगी कोई मैथ्स के टीचर तो आप हो नहीं, या फिर पीएचडी तो कर नहीं रहे, तो डेली आपकी लाइफ में तो ये होता नहीं होगा, इसलिए ये आपके शॉर्ट नोट्स या नोट्स में रहना चाहिए प्रॉपर, और इसको हमेशा पलटते रहना चाहिए, क्योंकि आप भूल जाओगे कि ग्रेटर देन 0 में वो हाइपरबोलिक था कि इलिप्टिक था। एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, 7 दिन बाद आपको पहला और तीसरे में डाउट आ जाएगा। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड कंसेप्ट है कि भैया अच्छा ये भी पता होना चाहिए कि ए क्या है, इसमें बी क्या है और सी क्या है, ये भी पता होना चाहिए, किसका कोफिशिएंट है ए बी सी, ये पता होना जरूरी है। इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशंस के बारे में पता होना ये इंपॉर्टेंट है, और इस इक्वेशन के बाद इसकी कंडीशन। और सर जो फर्स्ट ऑर्डर वगैरह लिखे, डोंट वरी फॉर दैट, वो दिख रहे पूरा फंक्शन एक साथ डाल दिया। ओके सर, ठीक है। अब आपके पास क्लासीफाई आपके पास करना है और ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। मैं लगभग 10 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर मैं गेट के क्वेश्चन भी लेता हूँ। लगभग 10 एग्जाम्पल दिख रहा है आपके पास, उसके गेट के क्वेश्चन लेता हूँ। जब मैं बोलता हूँ कि यू एक्स एक्स है, ऐसा दिख रहा है आपके पास,
यस सर, इसका क्या मतलब हुआ सर, आप तो बताए थे सर, क्या बताए थे कि सर 2 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सही आप पकड़े हो। और 4 यू एक्स वाई सर 4 डेल स्क्वायर यू अपॉन सर डेल एक्स डेल वाई, बिल्कुल सही है। और 3 यू वाई वाई को क्या लिख सकते हैं सर, 3 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 हो कुछ भी हो, ये तो इसमें कोई बात नहीं है। अब क्या है सर, फिर अब हमको ये पता है कि अब हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये ए है, ये जो रिजल्ट है ये बी है, और ये जो रिजल्ट है वो सी है। अब हमको चेक क्या करना है सर, हमको जो चेक करना है वो चेक करना है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब बी स्क्वेयर माइनस 4ac कैलकुलेट करने वाले, बी स्क्वेयर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है 2 है, और सी की वैल्यू कितना है 3 है, तो बी का स्क्वायर 16 हो गया, और ये आ गया 12, मतलब 12 24, इसका मतलब ये तो -8 आ गया सर, और -8 लेस देन 0 होता है। और जब -8 लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया। और अगर ऐसा है इसका क्या मतलब है सर, ये इलिप्टिक होगा सर, ऑब्जेक्ट इक्वेशन फ्रेम होगा ये हमेशा। ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आपके पास तो ये इलिप्टिक होगा, ये इलिप्टिक होगा। ग्रेटर देन 0 होता तो हाइपरबोलिक होता। बस इतनी ही बात है। यस सर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 इलिप्टिक आंसर आ गया। तो अब एग्जाम में आपके पास ऑप्शन रहेगा इलिप्टिक, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, एक नन ऑफ दिस भी डाल देंगे, क्योंकि 3 ही पॉसिबिलिटी। अगर उनको और कुछ डालना हुआ तो और कुछ भी लिख सकते हैं आपके पास, और कुछ भी ऐसा लिख दिए जो इस कंसेप्ट पे बेस ही नहीं है। 4 ऑप्शन तो बनाना है, तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। देखो कैसा स्टाइल लिखा हुआ आपके, सिर्फ एबीसी कोफिशिएंट मैटर करता है। ठीक है सर, ये तो सिंपल दिख रहा है। हाँ, अब ये फिर से मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से। यू एक्स एक्स है, इसका मतलब क्या है, यू इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर -2, और यू एक्स वाई है तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये यू वाई वाई है तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बिल्कुल कोई इशू है नहीं सर। यहां से क्या पता चला, यहां से हमको पता चला कि इसको जब हम देखें तो हमको पता चला कि ए की वैल्यू 1 है, जब हम इसको देखें तो बी की वैल्यू पता चला 2 है, नहीं 2 नहीं है, -2 है, अब सही हो। और यहां देखें तो सी की वैल्यू पता चला 1 है। ठीक है सर, तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो मेरे को कैलकुलेट करना है। यस सर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितना है 1 है, सी की वैल्यू कितना है 1 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 -4 इक्वल टू 0 आ गया। जैसे आपको पता चली ये बात की सर ये तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया, तो आपको आंसर पता चल गया कि ये पैराबोलिक है सर। अच्छा, अभी आपको ये देखना है कि आईआईटी वाले जब आपको क्वेश्चन पूछते हैं गेट में तब कैसे पूछते हैं, ये तो मैं एग्जांपल करवा रहा हूं। पैराबोलिक आंसर आ गया, एफ एक्स एक्स अपॉन एफ वाई वाई। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कैसे लिखोगे सर, अच्छा इसको कुछ नहीं यार, डेल स्क्वायर एफ, एफ इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स एक्स, तो डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, चल इधर लेके आ जाओ सर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बिल्कुल है। अगर मैं बोलूं कि इसको ध्यान से देखा जाए तो क्या दिख रहा है सर, ए की वैल्यू 1 दिख रहा है, और ये बी नहीं है, ये है सी, तो सी की वैल्यू -1। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर मैं देखूं, इसको अगर मैं सीन करूं तो मेरे को दिख जा रहा है कि ए की वैल्यू 1 है, बी की, सी की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू 0 है। इसके पता चला सीन करने से कि बी की वैल्यू तो 0 है यार, क्योंकि आपके पास कोफिशिएंट तो है ही नहीं। कौन सा कोफिशिएंट नहीं है, आपको पता चला कि आपके पास तो ये वाला कोफिशिएंट 0 इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स और डेल वाई, ये कोफिशिएंट तो आपके पास 0 है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स एक्स डेल वाई। तो ठीक है सर, अब अगर आपको ये पता चल ही गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने चल जाओ। अब बी स्क्वायर तो 0 हो गया, -4ac तो -4, ए की वैल्यू कितना है 1 है, सी की वैल्यू कितना है -1 है, तो कितना आ गया सर 0 + 4 आ गया, मतलब कितना आ गया 4 आ गया। यस सर, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया सर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया, और ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या हो गया आंसर सर, हाइपरबोलिक हो गया। इसका मतलब ये हाइपरबोलिक हो गया, बिल्कुल दिस ये। यस सर, अगर सर ये ऐसा लिखा है तो ये तो सर अब भी किए थे, फिर भी देख लो, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई नहीं है तो 0 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिख दूं,
यस सर, नहीं है तो जीरो लिख दो। और ये कितना है, 1 है, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यस सर, ये तो लिख दिए अभी आप। बड़ा सिंपल है यार, बस आपको पता होना चाहिए। कितना है भैया, ए की वैल्यू 1 सर, बी की वैल्यू कितना है 0 सर, सी की वैल्यू कितना है यार 1 है। ठीक है, तो बताओ आप बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो 0 हो गया, -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 सर, तो -4 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, और लेस देन 0 आ रहा है तो आंसर क्या हो गया सर, इलेप्टिक। इलेप्टिक इज आंसर, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। अब देखो आपके पास इसको अगर हमको लिखना है तो ये हमको क्लियर होना चाहिए कि सर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, और ये एफ वाई है, नॉट वाई वाई, तो सर ये डेल एफ अपॉन डेल वाई। ओके, तो बताओ क्या हुआ सर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, 0, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, 0, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई, जिसका कुछ नहीं करना आपको, जिसका कुछ नहीं करना। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू कितना है 1 है सर, बी कितना है, बी की वैल्यू 0 है, और सी कितना है, तो बोले सी भी 0 है। ओके, ठीक है सर, तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट कितना हो गया, बी स्क्वायर मतलब 0 -4, ए की वैल्यू कितना है 1 है, सी की वैल्यू 0 सर, तो 0 आ गया बिल्कुल। और अगर ये 0 आ गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, और ये आंसर है पैराबोलिक। अच्छा, इसलिए मैं बड़े ध्यान से लिख रहा हूँ कि आपको दिखते रहे कि यार ये एफ वाई का मतलब डेल एफ बाय डेल वाई हो गया, और इसका इसका कोई यूज नहीं है, क्लासिफिकेशन के लिए कोई यूज नहीं है। ओके, अब आपके पास देखो क्या दिख रहा है सर, फाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है, बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि सर फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, दिख रहा है आपके पास। तो फाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, कोई बात ही नहीं है, और एक्स कॉमा वाई इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल। एक सेकेंड ऑर्डर आपके पास लीनियर, अगर मैं बोलूं इसको क्लासिफाई करो तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर, कांस्टेंट कोएफिशिएंट तो है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं कि सर इसमें डायरेक्ट लिख दे क्या अपन, हाँ डायरेक्ट लिख लो। जब डायरेक्ट सब दिया था तो ए की वैल्यू 1 है, परफेक्ट है। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि ये आगे हो ये पीछे हो, ध्यान से देख लेना कि डेल एक्स डेल वाई, तो बी की वैल्यू कितना है सर 4 है, और सी की वैल्यू कितना है सर 4 है सर। चलो, अगर ऐसा है आपके पास तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट कितना हो गया सर, बी स्क्वायर का वैल्यू 16 हो गया, -4, ए की वैल्यू 1 आ गया, सी की वैल्यू 4 आ गया सर, 16 माइनस 16 सर 0 आ गया। इसका मतलब है कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 आ रहा है, यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया सर, पैराबोलिक। आंसर हो गया पैराबोलिक। ओके, यस सर, आंसर पैराबोलिक हो गया। अब बताओ आपके पास, अब जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे आप इसको देख रहे होंगे कि y डेल फाई बाई डेल एक्स माइनस एक्स डी वाई 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब अगर यहाँ पे मैं एक चीज और कर दूं आपके पास क्वेश्चन में, कि यहाँ पे एक चीज और कर देता हूँ, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 सर, ये क्योंकि मतलब क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है, x 0 और y ग्रेटर देन 0, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, मैं से कोई पूछे कि सर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, फाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं हमेशा इस बात को ध्यान देता हूँ क्योंकि मेरा मेन फोकस यही है कि सर फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब फाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स कॉमा वाई क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर सामने इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर लिखा भी है, देखो सामने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर मैं बोलूं कि क्या है आपके पास, तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ठीक है सर। अगर मैं बोलूं कि देखो यार यहाँ पे क्या वैल्यू है, बोले सर ए की वैल्यू एक्स वाई है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये डेल एक्स डेल वाई है, डेल एक्स डेल वाई है ये, तो बी की वैल्यू कितना है, माइनस भी लगाना बाहर का, माइनस सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चलो ठीक है। सी की वैल्यू कितना है, माइनस भी लगाना सर, माइनस एक्स वाई। इसका क्या यूज इधर का, नो यूज, क्लासिफिकेशन के लिए कोई यूज नहीं, नो यूज फॉर क्लासिफिकेशन। अगर मैं बोलूँ कि इसका क्या यूज है तो इसका कोई यूज नहीं, नो यूज फॉर नो यूज फॉर क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन के लिए कोई यूज नहीं है भाई साहब, नो यूज फॉर क्लासिफिकेशन। सेकेंड ऑर्डर पीडी के क्लासिफिकेशन के लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है, एबीसी आ गया। अच्छा मैं कैलकुलेट करने क्या जाऊंगा सर, कैलकुलेट करने जाओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा लीनियर है क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल सामने लिखे, बी स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस का स्क्वायर कर दोगे तो माइनस, अच्छा से लिख रहा हूँ इसलिए पूरा पूरा ऐसा लिख रहा हूँ, तो माइनस का स्क्वायर कर देता तो ये पूरा बी स्क्वायर हो गया, ठीक है सर। -4, ए की वैल्यू कितना है एक्स वाई, और सी की वैल्यू कितना है -xy। अच्छा हाँ, कितना आ रहा है ये, 20 के -4ac। सर देखो माइनस तो प्लस हो गया सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है, ये बी स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है चेक कर ले। यस सर, a माइनस बी का स्क्वायर कर लेते तो a का स्क्वायर करोगे एक्स की पावर 4, b का स्क्वायर करोगे y की पावर 4, -2ab करोगे तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस कितना था ये सर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है पता है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना ही आ रहा है, चेक करो। यस सर। अच्छा एक्स वाई कुछ लिखते भी नहीं तो भी चल जाता, ग्रेटर देन 0 नहीं भी लिखते तो चल जाते यहाँ से, तो इतना लिख रहा है आपके पास, हाँ चल जाता सर, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखते तो भी हो जाता अपना काम। तो आपको दिखा कि ये सर बी स्क्वायर किए तो इतना आ गया, -4ac किए तो प्लस हो गया आपके पास तो इतना आ गया, इसका मतलब ये तो फॉर्मूला बन गया, 20 के -4ac का फॉर्मूला बन गया। तो अगर आप वो नहीं भी लिखते तो भी कुछ इशू नहीं होता है, मतलब कौन सा, वो ग्रेटर देन 0 वाला। अच्छा इससे रिजल्ट कितना आया, ध्यान से देखते हैं अपन, रिजल्ट कितना है सर, बी स्क्वायर -4ac का जो आंसर आ रहा है वो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से देखो तो दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, मतलब एनी वैल्यू ऑफ x मतलब x 0 नहीं हो सकता, नहीं तो 0 आंसर आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू एक्सेप्ट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, तो इसलिए x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 लिखना सही है। अगर वो लेस देन 0 होता तो भी चल जाता, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू of x and y except एक्स वाई इक्वल टू 0, बस ये नहीं हो सकता, x और y की वैल्यू 0 हो जाएगी तब तो 0 हो जाएगा, इसलिए चलो ठीक है कि मैं दे दिया था। अच्छा बोल देते हैं कि गिवन था करके, तो अच्छी बात हो गई, चलो अच्छी बात है, चलो x ग्रेटर देन 0 था, y ग्रेटर देन 0 था, तो अब कोई x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर, इवन ये लेस देन 0 होता तो भी इसका स्क्वायर है ना, फिर उसका स्क्वायर है। इसका मतलब आंसर कितना आया कि सर बी स्क्वायर -4ac का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और इसका मतलब ये होता है कि हाइपरबोलिक है, इज अ हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक आया। देखो जरा ध्यान से सर, ये पैराबोलिक हो सकता है कि अगर x और y की वैल्यू 0 होगी, लेकिन फिर x और y की वैल्यू 0 होगी तो कोफिशिएंट ही सामने के 0 हो जाएंगे, तो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो हाइपरबोलिक, अगर इस क्वेश्चन में सर x लेस देन 0 y लेस देन 0 रहता तो भी, या x ग्रेटर देन 0 दिया रहता y लेस देन 0 दिया रहता तो भी, कोई भी कॉम्बिनेशन होता है एक्सेप्ट x 0 y 0 नहीं दिया रहता तो हर केस में आंसर सही आता, मतलब हाइपरबोलिक क्या आता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। अब दोनों ग्रेटर देन 0 कर लो, दोनों लेस देन 0 कर लो, कोई भी एक ग्रेटर देन 0 और एक लेस देन 0 कर लो, आंसर में कुछ चेंज नहीं होगा, हाइपरबोलिक, ठीक है। ऐसा कभी कभी कोई लिख देता है ना, तो आपको बस ये पता हो कि अभी आपको ये तो नहीं पता चल रहा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, पता चल रहा है कि नहीं सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता चल गया, तो फ्रॉम इक्वेशंस क्या मिल रहा है पता आपके पास, अब ध्यान देखना, फ्रॉम इक्वेशन x, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और क्या लिख रहा है, नहीं कुछ नहीं लिख रहा सर, और मैं बोल दूं कि एज्यूम u इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो जो आपके पास r लिखा होता है पार्शियल डेरिवेटिव में, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर लिख देते हैं अपन r, और फिर उसके बाद s लिखते थे डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y। अच्छा ये सब बातें अभी और भी होगी, मेरा बच्चा ही अभी पार्शियल डेरिवेटिव कुछ ना कुछ बात, और t लिखते थे तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, अगर u डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर z है तो u की जगह z आ जाएगा। ये हम लिखते थे RST, ये हम मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट में भी यूज कर सकते थे, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम हम पढ़े थे तो वहां पे भी यूज किए थे, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, कंसेप्ट ऑफ पार्शियल मतलब कैलकुलस में कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम में यूज कर चुके हैं ये RST की वैल्यू को इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन ही में से पढ़ रहे होंगे, वो कभी ये यूज नहीं किए होंगे, तो मैं ये भी यूज करूंगा RST भी, अभी पार्शियल डेरिवेटिव का चौथा लेक्चर, 2-3 लेक्चर और लूंगा मैं, पार्शियल डेरिवेटिव के 2-3 लेक्चर और लूंगा,
ठीक है, तो जब भी ऐसा कभी आरएसटी के फॉर्म में लिखा हो तो इसके लिए किसी को परेशान होने की नीड नहीं है कि सर ये मेरे को समझ नहीं आया था। नहीं नहीं, आरएसटी वैसे तो गेट के पेपर में हमेशा चीजों को मेंशन कर देते हैं गेट के पी। अच्छा, पी और क्यू भी मैं मेंशन करूंगा कि वो डेल यू बाय डेल एक्स होता है और एक डेल यू बाय डेल वाई होता है, तो वो भी आपके पास रहेगा, तो उसके लिए भी आपको वरी करने की नीड नहीं है। पी और क्यू भी डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है कि अब आने वाले जो 2-3 लेक्चर रहेंगे उसमें पी क्यू आरएसटी वगैरह टाइप की कुछ कुछ बातें करूंगा, कुछ मजेदार बातें करूंगा। ठीक है, तो आरएसटी कहीं पे अगर लिखा है इसका ये मतलब है, और ये ऑलरेडी मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट में यूज करते हैं। सर मैं तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ा। दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं कि यस सर वी नो दैट, दूसरा सर ये क्या हो गया सर, ये तो इस टॉपिक में आज तो आप नहीं बताएं। तो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमम में हम आरएसटी यूज करते थे, इसलिए यूज कर लिया। ये किसी टेक्स्ट बुक से लिया है क्वेश्चन, ये जो दिख रहा है ये किसी टेक्स्ट बुक का पार्ट है, तो मैं ले लिया। बट अगर आपको नहीं भी पता है तो अभी हम आने वाले लेक्चर में आरएसटी खूब यूज करने वाले, मतलब अच्छे से यूज करने वाले। मतलब पार्शियल, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड करने में 3-4 लेक्चर वो बचा है, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है सर, तो फिर अब आपके पास ये इक्वेशंस क्या हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि इक्वेशंस क्या हो गया, तो वाई स्क्वायर आर था। यस सर, तो वाई स्क्वायर आर अगर आपके पास लिखा है तो वाई स्क्वायर है और आर की वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल आप यू मान लिए थे, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो गया। यस सर, और क्या था -2xy, -2xy, और f की वैल्यू क्या लिखोगे सर, x की वैल्यू लिख लिए सर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर टी है। यस सर, प्लस एक्स स्क्वायर टी है, तो टी की वैल्यू क्या होगी सर, डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, इतना ही हुआ। यस सर, वाई स्क्वायर पी बाई एक्स है, उसका कोई यूज नहीं है, लिख देता हूं, बट फिर भी वाई स्क्वायर पी बाई एक्स है। इवन यहाँ पे मिस्टेक भी हो सकती है कि एक्स स्क्वायर बाई है तो ये वाई होगा पक्का, मतलब इसका कोई जरूरत, मतलब ये वाई, लेकिन इसका कोई यूज है नहीं क्योंकि पी और क्यू का कोई यूज नहीं है, इसलिए पी और क्यू को डिफाइन करने में भी मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया मैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन में इसका कोई नीड नहीं है। एक्स स्क्वायर क्यू अपॉन वाई, तो आपको पता है, क्या पता है कि इसका कोई यूज नहीं होता है, नो यूज फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी, ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो अब मेरे को इसको डील करना है, तो इसको डील किया जाए। यस, इसको डील किया जाए, इसको डील कर लेते हैं अपन। क्या डील किया जाए इसको डील कर लेते हैं सर। ये आपके पास हो गया ए, ये हो गया वाई स्क्वायर ए। अच्छा हाँ, ये देखो बी की वैल्यू कितनी आ गई, डेल एक्स डेल वाई है। यस सर, -2xy सर। ठीक है, सी की वैल्यू सर एक्स स्क्वायर। ये तो मैं कैलकुलेट क्या करने जाऊंगा सर, कैलकुलेट हम करने जाएंगे सर बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac। अब बी स्क्वायर इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया सर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, -2xy का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितना है वाई स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर। सर तो जीरो आ गया, देखो जरा ध्यान से, जैसे जीरो आ रहा है सर, ये तो इसका मतलब बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू जीरो आ गया, और अगर ये जीरो आ गया इसका मतलब ये क्या है सर, पैराबोलिक है। चलो अच्छी बात है, पैराबोलिक है, ये आ गया। तो इस टाइप की इक्वेशन, अभी गेट का क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि अपन ऐसे कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, गेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे आपके पास ये दिया हुआ, अब मेरे को दिख रहा है कि यू तो है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन इस बार एक्स और वाई नहीं दिया, टी और एक्स लिखा है। तो मेरे को बताओ कि यार यू फंक्शन ऑफ क्या है सर, यू फंक्शन ऑफ टी कॉमा एक्स या एक्स कॉमा टी, कुछ भी लिख सकते हो, टी और एक्स है सर, यू फंक्शन ऑफ टी कॉमा एक्स है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ कि सर इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, इसको बाद में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल यू है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी और एक्स है, एक्स और वाई नहीं लिखा, टी और एक्स लिखा है। ठीक है, ये सब वेव इक्वेशन होती है जहां पर टाइम और स्पेस दोनों होता है, द वेव इक्वेशन। बातें करूंगा भी 3-4 लेक्चर में, तो और भी बातें करूंगा, आज तो क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। तो ये टी और एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। कोई बोल सकता है कि सर ये मैं इक्वेशन ऐसा लिख दे रहा हूं, कैसा इक्वेशन लिख दे रहा हूं सर। पहला थॉट ये है कि आपके पास की ये टी आपके पास डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर लिखा है। यस सर, प्लस 0 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी डेल एक्स, और माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिखा। इससे क्या हुआ, इसका मतलब है कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि ए की वैल्यू 1 है बिल्कुल, मैं बोलना चाह रहा हूं बी की वैल्यू 0, और मैं बोलना चाह रहा हूं सी की वैल्यू
माइनस सी स्क्वायर। यस, ओके, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। तो फिर बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर 0 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना आ गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया आपके पास 4c स्क्वायर। ये अच्छा, ये कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पे जो सी की वैल्यू है नेगेटिव नहीं होती आपके पास, क्योंकि जो वेव इक्वेशन पढ़ते हैं आपके पास तो अलग बात है, लिखा रहता है इसके जो कोफिशिएंट होते हैं। ये आपके पास ये इक्वेशन से अगर कभी पढ़ोगे आपके पास ये सब जो इक्वेशन होता है, ये फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड कर देते हैं हम लोग, मतलब बातें हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिलेट कर देते हैं, फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे तो। बट ठीक है, अभी तो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, अभी कहाँ मैं आपको ले जाऊँ। कंप्यूटर साइंस वाला सोचेगा कि ये सर बार बार इधर उधर चले जाते हैं करके, या दूसरे ब्रांच वाला कोई सोच सकता है। तो 4c स्क्वायर, सी आपके पास इस इक्वेशन में जो वेव का इक्वेशन है इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट या फेस वेलोसिटी बोल सकते हैं, बट मैं ज़्यादा टर्मोलॉजी में भी जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो 4c स्क्वायर कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो दिस कोएफिशिएंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ये आपके पास ग्रेटर देन 0 आएगा। ये एक्चुअल अगर मैं बात करूं तो वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन लिखा है। अच्छा, मैं बोलना चाह रहा हूं कि कोई ये भी बोल सकता है कि सर मैं तो इसको पहला मान लिया था, मतलब मैं मान रहा था कि सर u इज द फंक्शन ऑफ x, t है, तो मैं पहले इसको लिख लिया। अगर कोई इसको पहले लिखना चाहता तो भी कोई इशू नहीं है, मतलब इस बात का कभी इशू नहीं हो सकता कि कोई बोल रहा है कि सर मैं तो इसको लिखा सर ऐसे, कैसे? माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 0 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और डेल टी, और फिर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। यही तो था ना सर? यही था, हाँ ये सही बात है, यही था। अब उसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी सर? ए की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर होगी। बी की वैल्यू 0 हो गई सर, और सी की वैल्यू उसके लिए क्या हो गया? 1 सर। अब अगर मेरे को बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है तो क्या होगा भैया? बी स्क्वायर माइनस 4ac, सर बी तो 0 हो गया माइनस 4, ए की वैल्यू कितना हो गया? माइनस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितना हो गया? 1, तो 4c स्क्वायर आ गया, और 4c स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो बी स्क्वायर, वैसे भी किसी कोएफिशिएंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो ग्रेटर देन 0, और मतलब वेव इक्वेशन बता दिया तो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो होगा वो हाइपरबोलिक का होगा, हाइपरबोलिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपके पास? इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसको पहले लिख लेते हो, मतलब आप इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, ए और सी इंटरचेंज होंगे, उससे हमारा जो फॉर्मूले का स्टाइल है इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती ए और सी इंटरचेंज करने। इसलिए कोई किसी को इसको ए मान रहा है, इसको सी मान रहा है, कोई इसको ए मान रहा है, इसको सी मान रहा है, देयर इज नो इशू। बट मैं बोल रहा हूं कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि x और y ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इस बार t और x है, ये वेव का इक्वेशन लिखा है जिसमें स्पेस और टाइम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। खूब यूज करते हैं मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, ये सब यूज करते हैं हीट वेव इक्वेशन, फिजिक्स की इक्वेशंस को बहुत मैकेनिकल वाले खूब पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब इक्वेशन पढ़ते हैं तो वो भी खूब पढ़ते हैं। ऐसी इक्वेशंस अगर कभी आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, और ये आपके पास है। पता आपके पास अगर आपको जैसे ये इक्वेशंस आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि सर ये तो ये इक्वेशंस आ गया, तो मैं आपको ना एक मस्त चीज बताता हूँ, थोड़ा सा अगर आप बर्दाश्त कर पाए तो। ऐसा नहीं कि आप कभी वेव ऑप्टिक्स या कभी वेव प्रोपगेशन नहीं पढ़े, फिजिक्स में तो आप वेव प्रोपगेशन और ये सब भी पढ़े, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देखियो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस की बात कर देता हूँ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, ई एक्स कॉमा टी, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिख रहा हूँ, ई नॉट लिख दिया, कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट लिख दिया, मान लेते हैं कि वाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है, इसमें बीटा जो होता है वो फेज कांस्टेंट होता है, और एक्स आपके पास जो दिख रहा है आपके पास उस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये आपके पास। तो जो वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है वो एक्स है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन एक्स है आपके पास, यहाँ पे जो लिखा रहता है। अच्छा, अभी तो मैं कोई वेव प्रोपगेशन तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, पता ये 2 डायमेंशन है, इसमें देखो टाइम और स्पेस दोनों है, इसमें टाइम और स्पेस दोनों। अगर आप कभी भी फिजिक्स अगर 12th पढ़े तो ये टाइम का आपके पास है, तो कोई ये ना बोलेगा कि सर मैं केमिकल वाला हूं और सर मैं तो देखा नहीं हूं, लेकिन टेक्निकली केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये सब इस टाइप की इक्वेशन को देखते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को देखते हैं जो ये हीट वेव का इक्वेशन लिखा रहता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आयन वाले की बात कर रहा हूँ कि कभी आप इलेक्ट्रिक पे वेव प्रोपगेशन पढ़े होंगे तो आपको पता है कि बीटा फेज कांस्टेंट होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिख दिया। इस बात में जो लोग भी पढ़ते हैं उनको क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स डायरेक्शन में है, बीटा फेज कांस्टेंट है। मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव है कि देखो टाइम और स्पेस है, 2 डायमेंशन आपके पास, ये एक टाइम और है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ये आपके पास टी और एक्स।
एक्स कॉमा जो टी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखना मैं मस्त बात बता रहा हूँ, कभी आप सुने होंगे कि जो फेस वेलोसिटी रहता है, वेलोसिटी ओमेगा बाई बीटा होता है, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होता है, और बीटा आपके पास 2 पाई बाई लेमडा होता है। तो फिजिक्स में आप पढ़ते थे कि जो वेलोसिटी होता था वो एफ इंटू लेमडा हो जाता था, और अगर हम फेस वेलोसिटी अगर फ्री मीडियम में यूज कर रहे हैं तो ये एफ इंटू लेमडा जो रहता था यही आपके पास फ्री स्पेस में जब हम करते थे तो ये वीसी बन जाता था। इसको दुनिया सी भी बोलती थी, इसलिए कई बार फिजिक्स में सी इक्वल टू एफ लेमडा आप पढ़े भी होंगे कि आपको फ्रिक्वेंसी पता है तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेवलेंथ पता है तो फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। ऐसा आप देखे होंगे, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, अभी इंजीनियरिंग की बात भी उतनी नहीं कर रहा। तो ये आपके पास है। अगर मैं बोलूं कि देखो ध्यान से देखना, आप इस इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखा जाए कि सर लिख लेते हैं सर करके, मैं साइन का इक्वेशन भी लिख सकता था। अगर मैं बोलूं कि डेल स्क्वायर मतलब डेल ई बाई, ये कर लेता हूं पहले, डेल ई बाई डेल एक्स करूं, यस सर डेल ई बाई डेल एक्स कर लो सर। देखना ध्यान से, देखना मस्त मजेदार चीज है। डेल ई बाई डेल एक्स कर लो तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस का कितना होता है सर, माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन, और माइनस बीटा भी बाहर निकलेगा, तो माइनस ई नॉट बीटा और फिर माइनस साइन ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, ये कर लिया। ठीक है, अब मैं वो कंपोनेंट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे वेक्टर बनाता और ए वाई लिखता, छोड़ दो उसको। डेल ई बाई डेल एक्स लिखा, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा ये कितना हो गया पता है, प्लस हो गया ई नॉट बीटा साइन ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, ये आपके पास हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, मतलब एक्स है, डायरेक्शनल प्रोपगेशन कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, अभी मैं एक्स मेंशन किया। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, साइन का कॉस होगा और माइनस बीटा फिर बाहर आ जाए, मतलब माइनस बीटा बाहर आ जाएगा, तो माइनस ई नॉट और बीटा का स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस बीटा बाहर आया और साइन का क्या हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स। ये कौन सा इक्वेशन हुआ सर, इक्वेशन नंबर 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए बिकॉज देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम एंड स्पेस। यस सर, अगर मैं बोलूं कि मैं अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो फिर क्या होगा। अच्छा टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो डेल ई बाई डेल टी कर लेते हैं, तो डेल ई बाई डेल टी करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस ई नॉट और ओमेगा और उसका साइन, इसलिए माइनस आया, ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स। ठीक है, चलो एक बार और कर लो, तो सर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, तो फिर से ओमेगा बाहर आ गया, तो माइनस ई नॉट और ओमेगा का स्क्वायर और साइन का क्या हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का अगर मैं देख रहा हूं तो अगर मैं बोलूं कि क्या आपके पास रिजल्ट आ गया, तो आपके पास अगर मैं बोलूं कि डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, और मेरे को लिखना है कि ये क्या आया, देखो ये दिख रहा है आपको, तो सर ये तो माइनस ई नॉट माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा, क्या लिख सकते हैं, माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा नॉट को डेल स्क्वायर टी, तो ओमेगा स्क्वायर बच गया, मतलब यहां बच गया आपके पास, क्या बच गया यहाँ पे सर, ये बीटा स्क्वायर बच गया और बाकी चीज को मैं रिप्लेस कर सकता हूं सर। ठीक है, तो ये बच गया आपके पास डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर में बीटा स्क्वायर बच गया, और बाकी चीज को मैं कैसे रिप्लेस करूंगा, ये बीटा स्क्वायर है और फिर से मैं लिख लेता हूँ पेज चेंज, इसलिए माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स था, ये लिखा मैं, कहां से लिखा, इक्वेशन 1 से, ये था इक्वेशन 1। यस सर, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशंस को किससे रिप्लेस करूंगा, माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स को ओमेगा स्क्वायर इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा पता, देखो ये बीटा स्क्वायर हुआ। यस सर, और पता है ये इक्वेशंस क्या हो गई सर, ये इक्वेशन 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये देखो ये इक्वेशंस हुई। यस, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताना कि बीटा क्या होता है आपके पास पता है, बीटा होता है फेस कांस्टेंट 2 पाई बाई लैम्डा। यस सर, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है सर 2 पाई एफ। तो मेरे को बताओ बीटा स्क्वायर कितना हुआ सर, 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये हुआ। यस सर, और ये बीटा और ओमेगा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट कितना आ रहा है सर, बीटा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर का सर 4 पाई स्क्वायर है, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ है, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ था, ये ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ है, ये ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, तो ओमेगा की स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई एफ स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया सर 4, देखना ध्यान से, 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर
डिवाइड बाय कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर। अब हुआ क्या कि ये 4 पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया एफ 4 पाई अपन ओमेगा स्क्वायर, 4 पाई अपन लैम्डा स्क्वायर और 4 पाई एफ, तो 4 पाई एफ स्क्वायर था यहाँ पे। ये पता है ये सब कैंसिल आउट हुआ, ये सब कैंसिल आउट हुआ, ध्यान से देखो कितना आ गया पता है आपके पास, कितना आ गया है सर, ये आ रहा है आपके पास सर 1 अपॉन एफ स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, मतलब 1/c² आ रहा है सर, ये 1/c² आ रहा है। किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर अपॉन कितने आ रहा है, यस सर एफ लैम्डा 1/c² आ रहा है। ठीक, तो डेल स्क्वायर बाई डेल इसका वैल्यू कितना आ गया, तो यार देखना डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1/c² डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये आ रहा आपके पास। इसका मतलब है कि डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सर, सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन जिसमें स्पेस और टाइम दोनों है। अब इसको कोई इधर लिख दे तो डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, यही इक्वेशन हमारा था, यू लिखा था बस, ये इक्वेशन हमारा था, ये इक्वेशन हमारा था देखो। इसलिए आपके पास ये आपके पास हमेशा वैलिड इक्वेशन होगी, और यही इक्वेशन पूरी दुनिया यूज करती है जहां जहां पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मैकेनिकल वाले हो सिविल वाले हो। मैकेनिकल का तो मेरे को आइडिया है कि एचएमटी वगैरह में भी पढ़ते हैं वो सब चीज़ों को, क्योंकि हीट वेव इक्वेशन पढ़ते हैं वो लोग। केमिकल वाले भी पढ़ते हैं, एचएमटी पढ़ते हैं तो केमिकल वाले भी यूज करते हैं। सिविल वाले एचएमटी तो पढ़ते नहीं है तो वो लोग कहाँ यूज करते होंगे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैकेनिकल और केमिकल वाले तो पढ़ते ही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो पढ़ते हैं इस तरीके से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव को पढ़ते हैं। लेकिन कई बार हम मैथ्स पढ़ते पढ़ते ना ऐसी इक्वेशन को अननोन मानते हैं कि यार ये ऐसी कोई इक्वेशन लिखी रहती है, हमको कभी कभी ध्यान ही नहीं रहता कि देखो डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई यू डेल एक्स स्क्वायर होगा, यू इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एक स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है जो हीट वेव में भी यूज होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन में भी यूज होता है। बट हमारे लिए तो मैथ्स है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैथ्स बिना स्टोरी के मजा नहीं पढ़ने में। आप सिर्फ लिखते हो कि अरे सर हमको ना सर सिर्फ बताना है सर इक्वेशन, सिर्फ आंसर देना हाइपरबोलिक, हम कभी इतना इस तरीके से सोचने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए टेक्निकल दुनिया को कनेक्ट करना जरूरी है। जब भी आप मैथ्स पढ़ते हो तो टेक्निकल दुनिया की स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि मैथ्स का टीचर ये बात ना करे, क्योंकि मैथ्स के टीचर को कैसे पता होगा इलेक्ट्रोफील्ड वेव इक्वेशंस के बारे में या हीट वेव के बारे में, अगर वो उन सब सब्जेक्ट्स में अगर पढ़ा होगा तो पता होगा। बीएससी एमएससी वाले के पास हो सकता है थोड़ा आइडिया कम हो, अगर कोई मैथ्स पढ़ाता हो ऐसा। तो इंजीनियर के पास आइडिया थोड़ा सा होता है अगर वो रिलेट करने की कोशिश करे, बट ना करे तो ना करे। लेकिन ये आपके पास इक्वेशन है तो ये गुड इक्वेशन है। मेरे को लगता है कि कभी कभी ऐसी बात करने से एक स्टूडेंट बोर हो जाता है, उसको लगता है सर 20 - 4 इसी करो सर, जिंदगी खत्म करो सर, कहाँ अपन स्टोरी में जाते हैं। जैसे अब आपके पास देखो यहां पे देख सकते हो कि u जो है आपके पास वो फंक्शन आप क्या है सर एक्स कॉमा टी है, तो कोई इशू नहीं है कि एक्स और वाई होना चाहिए, एक्स और कॉमा टी है। डिपेंडेंट वेरिएबल u है, देयर इज नो इशू। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स कॉमा टी है। ओके सर, यहां से अगर मैं बोलूं कि क्या क्या दिख रहा है आपको सर, यहां से तो मेरे को दिख जा रहा है क्या, a की वैल्यू कितना दिख रहा है 1, b की वैल्यू कितना दिख रहा है सर 3, और c की वैल्यू कितना दिख रहा है सर 1। तो b² - 4ac का कोई इशू नहीं है, b² - 4ac का कोई इशू नहीं है। b² की वैल्यू कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 - 4ac की वैल्यू कितना हो गया 1, ये तो 5 आ गया सर। 5 क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो जैसे ही आप देखना चालू किए कि b² - 4ac जो है b² - 4ac इज द ग्रेटर देन 0, ये दिख रहा है आपके पास, इसका मतलब क्या हो गया सर, ये हाइपरबोलिक हो गया। बिल्कुल सही है। अभी हम गेट के क्वेश्चन भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे। ओके, अब देखो गेट का क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन आ गया। अच्छा 2016 का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि 2016 आईसी बेंगलुरु का क्वेश्चन है। ऑप्शन में लिखा है इलेप्टिक, ऑप्शन में लिखा हाइपरबोलिक, ऑप्शन में लिखा पैराबोलिक, और तीन ही होते हैं तो नन ऑफ दिस लिख दिया। हो सकता है कुछ और कुछ भी लिख देता जो होता ही नहीं है क्लासिफिकेशन के अंदर, ये तीन ही क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया गया तो इसलिए नन ऑफ दिस लिख दिया, तो सही है। चौथा नहीं तो कुछ भी लिख सकता था। अब आपके पास जब क्वेश्चन देख रहे हो आपके पास तो आपको दिखेगा कि सर ये तो P है सर, हाँ P इज द फंक्शन ऑफ x, y है, क्या इशू है। और P इज द फंक्शन ऑफ x, y है तो डिपेंडेंट वेरिएबल P है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है, x, y।
तो अपन लिखे डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है आपके पास। तो अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो आप बोलोगे सर ये तो मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, ए की वैल्यू 1 है, बिल्कुल सही। देखो अब आप बोलोगे सर बी की वैल्यू, तो जल्दबाजी में बी नहीं बोलना भैया, ये सी है, ये देखो ना डेल वाई स्क्वायर है, और ये है बी, तो बी की वैल्यू 3 है। और इसका कोई यूज नहीं सर, इसका कोई यूज नहीं, नो यूज, ठीक है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया, जल्दबाजी में बी और सी मिस्टेक ना करें, बी स्क्वायर कितना हो गया सर 9 हो गया, माइनस 4, ए की वैल्यू कितना हो गया 1, सी की वैल्यू कितना हो गया 1, तो सर तो 5 आ गया, और 5 क्या होता है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आ गया, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 अगर आ गया तो क्या हो गया ये सर, ये हाइपरबोलिक हो गया, ये हाइपरबोलिक हो गया, ये हाइपरबोलिक हो गया, आंसर आ गया। 10 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको पता तो होना चाहिए कि आपसे कोई क्या पूछ रहा है करके, तो ये गेट का क्वेश्चन ऐसा आएगा, आएगा 2017 में भी क्वेश्चन आया, 2017 में भी आईआईटी रुड़की से जब क्वेश्चन आया तो आया। इस इक्वेशन में बोला था कि ये जो है ये पैराबोलिक है, ये गिवन, ध्यान से अगर देखोगे तो बोला है कि पैराबोलिक है, पैराबोलिक है, तो ये तो गिवन था, यस सर पैराबोलिक गिवन था। और कोफिशिएंट देखो क्या किया है इस बार, चेंज क्या किया है, चेंज क्या किया कि पैराबोलिक बता दिया है, ए वही है जो ए लिखा होता है। इसका मतलब है ध्यान से अगर मैं देखूं कि क्या क्या लिखा हुआ है तो आपको दिखेगा कि सर ए की वैल्यू कितना है, तो ए की वैल्यू 3 है, सर बी की वैल्यू क्या है, तो सर बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू कितना है, सर सी की वैल्यू 3 है, और इसका तो कोई यूज ही नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप परफॉर्म कर रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्यों, पैराबोलिक गिवन था, गिवन है पैराबोलिक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं यहां कर लेता हूं, नया पेज क्रिएट कर लेता हूं, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है सर, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू कितना है 3 है, तो सर बी स्क्वायर माइनस 36, पूछा क्या था क्वेश्चन में सर, बी स्क्वायर ही पूछा था, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए। तो एग्जाम में आपको क्या करना था पता है, एग्जाम में आपको यहां पे 36 पुट करना था, ये 36 हो गया क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन। पार्शियल डेरिवेटिव है, फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, आपको दिख रहा होगा कि सर फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो फाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स कॉमा वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई इशू नहीं सर। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो यहां देखो आपके पास 2024 का अभी का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, एमएसक्यू क्वेश्चन है, देखो एमएसक्यू क्वेश्चन, ये एमएसक्यू क्वेश्चन और 2024, और क्वेश्चन नंबर 166 में पहुंच गया। इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन जिस दिन से पढ़ा रहा हूं उस दिन से 166 क्वेश्चन करवा चुका हूं, 165 166 पहुंच गया। और एमएसक्यू क्वेश्चन था बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था कि यार देखो ये आपके पास इक्वेशन दिया है, अब देखो मैं अगर इक्वेशन देखूं तो क्या दिख रहा है आपको सर, एफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, बस बिल्कुल, एफ क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स और वाई क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि देखो मेरे पास इक्वेशंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका तो कोई यूज है नहीं, तो यहाँ पे आपके पास दिखा कि सर ए की वैल्यू क्या है एक्स है, या तो मैं इक्वेशन लिख भी सकता हूँ, बी की वैल्यू 0 है, तो अगर मेरे को इक्वेशन लिखना है तो मैं इक्वेशन में लिख सकता हूँ अच्छे से, एक बार एक इक्वेशन तो लिख ही डालता हूँ कि सर ऐसा इक्वेशन एक लिख देते सर, क्या कि सर एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्या है लीनियर है, कभी कभी लोग इसको देख के नॉन लीनियर बोल देते हैं, इसको देख के नॉन लीनियर बोल देते हैं, तो मेरे को समझ आ जाता कि उनको कुछ नहीं पता है, कुछ उनको बोलना है इसलिए वो बोल देते हैं, उनको लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पता तक नहीं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्ड यूज भी नहीं करते, उनको बोल दिया जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होते नहीं। ये इक्वेशन लिख दिया मैं, अच्छा जब मैं ऐसा इक्वेशन लिख रहा हूं तो ये सेकंड ऑर्डर लीनियर है, यस सर लीनियर है, आपके पास ए की वैल्यू एक्स है, यस सर, बी की वैल्यू 0 सर, और सी की वैल्यू वाई सर, ये इसका कोई यूज नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर ले, बिल्कुल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेते अपन, क्या आया 0 माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई, पता माइनस 4xy आया। अगर सोचो बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट
अगर ये आ जाए क्या, -4xy, और अगर मेरे को ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, कन्वेंशनल रहता, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी? पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि अगर x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, अगर दोनों ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, दोनों ग्रेटर देन 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो लेस देन 0 होगा और आंसर इलेप्टिक होगा। इतना तो क्लियर है। कोई बोले कि इलेप्टिक होने की कंडीशंस क्या होगी, तो बोले x और y ग्रेटर देन 0। इतना लिख रहा है आपके पास। इवन अगर मैं बोल दूं आपके पास कि और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है आपके पास कि अगर x लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0, मतलब दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा और पहले से माइनस है, इसका मतलब अभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, अभी भी 3 माइनस हो गया, अभी भी आपके पास इलेप्टिक है। इसका मतलब दोनों का ग्रेटर देन 0 होना या दोनों का लेस देन 0 होना इलेप्टिकल ही दिखा रहा है आपको। यस सर, ये बात तो सच है। बट अगर मैं बोलूं कि x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है और x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0, मतलब एक 0 से बड़ा और एक 0 से छोटा, कोई भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पहले से माइनस लगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होगा आपके पास सर, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों ग्रेटर देन 0, क्योंकि सर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आना ही है और एक पहले से माइनस है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये सर हाइपरबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा। और आप कैसे ला सकते हो पैराबोला, सर पैराबोला लाने के लिए तो सर जरूरी है कि आइदर एक्स और वाई 0 हो सर। अगर आप चाहते हैं कि पैराबोलिक आए तो x इक्वल टू 0, वाई नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी हो, x नॉट इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, x भी 0 और y भी 0, तीन पॉसिबिलिटी में से कुछ भी हो, आइदर x 0 और आइदर और y 0 और बोथ 0, ये पैराबोलिक ही होगा। मतलब मैं तो अभी ऑप्शंस में गया नहीं, जाऊंगा तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, बट इतनी पॉसिबिलिटीज है, देखो जरा ध्यान से। कंडीशनल क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन में जाऊं कि क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा था, बोल रहा था इलेप्टिक होने के लिए दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो सही आंसर है, दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो दोनों लेस देन 0 होना चाहिए। इलेप्टिक होने के लिए x इक्वल टू 0, नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा, पैराबोलिक होने के लिए x ग्रेटर देन 0, नहीं एक 0 होना जरूरी है पैराबोलिक होने के लिए, ये भी गलत। हाइपरबोलिक होने के लिए एक लेस देन 0 एक ग्रेटर देन 0, यस, एक ग्रेटर देन 0 एक लेस देन 0, तो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा और पहले से माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी आंसर भी है। तो ए और डी आंसर था इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये बहुत ही आराम से बन सकता था, लेकिन एग्जाम में बहुत प्रेशर में होते हैं हम लोग, ऊपर से टॉपिक भी हमारा ऐसा नहीं होता कि बहुत प्रैक्टिस का टॉपिक है, तो कई बार हम परेशान हो जाते हैं ऐसी बातों के लिए। एमएस की क्वेश्चन था और 2 मार्क्स मिल जाते हैं आपको अगर आपको इतना आता है तो। अच्छा, ये तो मैं थोड़ा ज्यादा एनालिटिक किया, क्या 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 हो सकता है पॉसिबिलिटी। अगर मैं एग्जाम देता तो मैं तो सिर्फ ऑप्शन में जाता कि क्या क्या लिखा है करके। बोलता है इलेप्टिक x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, जो बोला है वो करके जा देखते जाता और बता देता कि क्या आंसर आएगा करके। ओके सर, अभी 2013 का क्वेश्चन, 2013 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 169 पे पहुंच गया। क्या क्वेश्चन भैया, द टाइप ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल एफ बाय डेल टी। आपके पास ध्यान से अगर देखोगे तो क्या इक्वेशन लिखा है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन लिखा है। मतलब मैं ध्यान से अगर देखूं तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल एफ बाई डेल टी है इक्वल टू 0 है। इसका ये तो मतलब क्लियर है कि जो f है वो फंक्शन ऑफ, ऐसा लिखना है तो f फंक्शन ऑफ क्या क्या है, फंक्शन x कॉमा टी है। यस सर, तो स्मॉल f डिपेंडेंट वेरिएबल है बिल्कुल, और x कॉमा टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बिल्कुल। अगर मैं इसमें बोलूं कि ये क्या क्या है तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपके पास a की तो वैल्यू 1 है, बट जब यहां सीन कर रहे हो ना तो b और c है ही नहीं, तो b भी 0 और c भी 0 है, क्योंकि तो फर्स्ट ऑर्डर इसका तो कोई यूज नहीं है। तो जब b और c की वैल्यू 0 आपके पास, तो आपको दिख गया क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b भी 0 c भी 0, तो 0 आ गया। और अगर 0 आ गया तो आंसर क्या आना चाहिए सर, पैराबोलिक। ढूंढो, ये सर पैराबोलिक आंसर, तो आंसर इज द पैराबोलिक। याद रखिएगा, अगर आपके पास बी और सी दोनों 0 आ गए तब तो आंसर पैराबोलिक होना ही है। पैराबोलिक इलेप्टिक, देखो एक नॉन लीनियर भी लिखा है। अच्छा, नॉन लीनियर तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉन लीनियर तो पॉसिबल नहीं है। ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपके पास, ये दिस वन इज द लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके लिए बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, तो लीनियर होता ही है जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। 1996 की बात करते हैं। 1996 में आपके पास लिखा है वन डायमेंशनल हीट कंडीशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
पता, ये आपके पास कंडक्शन की इक्वेशंस होती है। एचएमटी मैकेनिकल वाले लोग, एचएमटी करके एक सब्जेक्ट होता है, मैकेनिकल वाले एचएमटी करके एक सब्जेक्ट होता है, हीट मास ट्रांसफर, वहां पे पढ़ते हैं आपके पास ये हीट कंडीशन, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे जो कैपिटल टी दिख रहा है, अगर मैं सॉल्यूशन में जाऊं तो यहाँ पे जो कैपिटल टी दिख रहा है, यहाँ पे देखो फंक्शन दिख रहा है आपके पास कि सर कैपिटल टी इज द फंक्शन ऑफ टी कॉमा एक्स है। पता है इसमें कैपिटल टी क्या होता है? अच्छा, हमको कैसे पता होगा सर? सही बात है, मैकेनिकल वाले को पता रहता है। ये टेम्परेचर है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये टेम्परेचर है डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ से अगर मैं देखूं कि क्या क्या है, तो टी जो है वो है टाइम, और एक्स जो है वो डिस्टेंस है, स्पेस, डिस्टेंस और स्पेस, ये डिस्टेंस और स्पेस है आपके पास। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं सिर्फ आंसर की बात करूं तो आंसर तो मेरा आ गया। आंसर की अगर मैं बात करूं तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो मैं तो इक्वेशन वैसे लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा इक्वेशन? ये कि डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, यही है, माइनस डेल टी बाई डेल टी। तो आपको तो दिख गया, क्या दिख गया? यहां से जैसे ही मैं देखना चालू किया तो मेरे को तो दिख गया कि सर ए की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे जब मैं सीन किया तो मेरे पास तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ही नहीं, तो सर बी की वैल्यू भी 0 है और सी की वैल्यू भी 0 है। यस, और अगर ऐसा है तो सर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? जब बी और सी दोनों 0 होते हैं तो सर 0 हो जाता है। और 0 मतलब क्या इंडिकेट करता है? सर 0 मतलब इंडिकेट करता है पैराबोलिक। तो पैराबोलिक है, तो एग्जाम वाइज तो आपके पास तुरंत हो गया, चाहे वो फिर मैकेनिकल का क्वेश्चन क्यों ना, ये पैराबोलिक आंसर हो गया। देखो मिक्स भी लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो पैराबोलिक आपके पास। अच्छा, ये वन डायमेंशन, कभी कभी कोई पूछ सकता है कि वन डायमेंशन है तो टू डायमेंशन, नहीं, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे डायमेंशन जो होता है हीट वेव की इक्वेशन होती है, क्योंकि टेम्परेचर, टाइम और स्पेस दोनों के साथ वेरी करता है। फिर ये इक्वेशन लिखा है हीट इक्वेशन, ये नॉर्मली ये जो मैं बोल रहा हूँ आपके पास जो हीट वाला जो है, ये एक मैकेनिकल स्टूडेंट खूब पढ़ता है, तो उनको पता रहता है कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक पोजीशन है और एक टाइम है आपके पास, तो ठीक है। और ये जो इक्वेशंस रहता है, ये डी बाई डी टी और ये पोजीशन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें मतलब टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होता है और स्प्रेड होता है स्पेस में। ये खूब मैकेनिकल वाले एचएमटी वाले, मतलब एचएमटी में जब पढ़ते तो हो सकता है मैथमेटिकली इतने नहीं पढ़ते होंगे, याद कर लेते होंगे, उनको भी पता नहीं मेरे को कि मैकेनिकल वाले लोग कैसे इतना डिटेल में अच्छे से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितना अच्छा जानते हैं। तो आपके पास यहाँ पे वन डायमेंशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये, अगर मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो एक ही डायरेक्शन में आपके पास चेंज होता जाता है। और ये आयरन रॉड एक एग्जाम्पल भी ले लिया कि आयरन रॉड हीटेड एट वन एंड, अगर आपके पास आप हीट कर रहे वन एंड पे आयरन रॉड को विथ ए फ्लेम, हीट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, ये आपके पास है। तो एक आयरन रॉड हीटेड एट वन एंड ले लिया, ये एचएमटी का एक एग्जांपल ले लिया। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हम कहाँ कि हम क्या करेंगे, तो ठीक है, इट्स ओके। द फ्लो ऑफ हीट एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन हाउ द टेम्परेचर स्प्रेड आउट अराउंड दैट पॉइंट। जी, तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन स्पेस में जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम कर्वेचर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं आपके पास। तो ये है कि हमको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत स्पेस में क्यों पड़ती है और फर्स्ट ऑर्डर टाइम की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर मैं एचएमटी पढ़ाता होता तो अभी इसी पे आधा एक घंटा तो बात करता कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्पेस पे क्यों है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टाइम पे क्यों है। जब मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर जब टाइम के साथ स्प्रेड हो रहा है आपके पास डिस्टेंस वाइज, मतलब स्पेस में स्प्रेड हो रहा है, इसलिए आयरन रॉड का एक एग्जाम्पल भी लिया था। अच्छा, कभी इतना सारा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की बात कर लेता हूँ, तो किसी दिन 2-5 मिनट मैकेनिकल की बात कर लिया तो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, ठीक है। तो बस मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशंस है आपके पास और ये बड़ी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है आपके पास, बट ये सब पैराबोलिक होती है क्योंकि यहाँ पे बी और सी की वैल्यू 0 है, बी और सी की वैल्यू 0 होता है, पैराबोलिक इक्वेशंस, तो देयर इज नो इशू। ये 2022 में क्वेश्चन था बात आपके पास, और ये रैंडम क्वेश्चन था, क्लासिफिकेशन का नहीं था, लेकिन इसको मैं यहां रखा हूं, मतलब छूट गया होगा पहले पढ़ाते पढ़ाते। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे अगर आप, कि कंसीडर द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, पीडीएफ नहीं है, पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई, ओके। और ऐसा लिखा है ए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एफ इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वाई इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बी लिखा है और एफ एक्स वाई। ए और बी आपके पास डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, बता दिया कि ए और बी क्या है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, बोला डिस्टिंक्ट है लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर। आपको कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है कि किसका कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है, कि आपके पास जीटा, ये जीटा और ये आपके पास ये ईटा का, ये जीटा बोलते हैं इसको और ये ईटा बोलते हैं। अब आप लोग अलग सब्जेक्ट में और कुछ बोलते होंगे तो नहीं पता, लेकिन हम लोग जीटा और ईटा ही बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट, तो जीटा इसको ईटा, आपके लिए तो 2 कोएफिशिएंट हो गए। अब बोला था कि यार ये एफ एक्स वाई का इक्वेशन है और बताओ कि ये एफ एक्स वाई जो है वो सॉल्यूशन है इसका। सर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं पढ़े, यस,
हम अभी तक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़े, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक नहीं पढ़े। अभी तक हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारी बातें करें, मतलब सॉल्यूशंस बेसिक बेसिक स्टाइल से बहुत सारी चीज पढ़े हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया हूं कुछ कुछ बातों को, लेकिन और भी 3-4 लेक्चर अभी लेने वाला हूं, 3 तो लूंगा कम से कम। बट मैं बोल रहा हूं कि कभी जब आप बहुत स्मार्ट बच्चे होते हो तो आपको देखो एफ एक्स वाई ये गिवन है, बोल रहा है कि ये सॉल्यूशंस है और ये इक्वेशंस है, और बोल रहा है कि इसमें जीटा और ईटा की वैल्यू बताओ। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि यार एफ एक्स वाई क्या दिया था, अच्छा ये इक्वेशन ये गिवन है। अब आपके पास पता है ये एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या गिवन है, ये एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या गिवन है, क्या गिवन है भैया एफ एक्स वाई की वैल्यू, सर e की पावर जीटा एक्स प्लस ईटा वाई। ये अब सोचो अगर मेरे को ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव। तो अगर मैं बोलूं कि यार मैं एफ एक्स वाई कैलकुलेट कर लूं, कि मैं डेल बाई डेल एक्स कैलकुलेट कर लेता हूं, डेल एफ एक्स वाई तो आपके लिए लिखने के लिए दे रहा है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा सर, जीटा बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सही। और e की पावर सर जीटा एक्स प्लस ईटा वाई सर, चलो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं सर। एक बार और करूं तो सर, एक बार और कर लो तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर सर, और ब्रैकेट में अगर आपको एक्स वाई लिखने का मन है सर, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा अच्छा दिख रहा है, तो एक बार और जीटा बाहर आ गया तो कितना आ गया सर, जीटा स्क्वायर, हाँ e की पावर सर जीटा एक्स प्लस ईटा वाई, ठीक है, इतना आ गया। ये आ गया सर ये वाला इक्वेशन, ये ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि यार मैं तो ऐसा तो y के साथ भी कर सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल y के साथ भी कर सकता हूँ, डेल एफ अपॉन डेल वाई कर लूँ, हाँ सर, और एफ मैक्स कॉमा वाई लिख लूँ, हाँ लिख सकते हो, नहीं लिखना तो भी चलेगा, बट अच्छा दिख रहा है, नहीं लिखोगे तो टाइम बच जाएगा। वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या आएगा सर, जीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है, e की पावर सर ये जीटा एक्स प्लस ईटा वाई, तो ईटा बाहर आ गया सर। अच्छा एक बार और कर लूँ, हाँ एक बार और कर लूँ सर, डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इक्वेशन देखो ना यार, इक्वेशन में जो है वही कर रहा हूँ मैं। तो सर ये ईटा स्क्वायर आ गया बाहर, जीटा एक्स प्लस ईटा वाई, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो ए लिखा हुआ है, यस सर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है कर ले, हाँ सर ए लिखा था, ए हाँ ए लिखा था, और इसकी वैल्यू कितना हो गया, इसके लिए सर जीटा स्क्वायर सर ए की पावर जीटा एक्स प्लस ईटा वाई सर, ऐसा कर दें, यस सर। फिर दूसरा क्या लिखा था सर, बी लिखा था सर, ठीक है, इसको भी कर ले, यस सर इसको भी कर लेते हैं, क्या है ये सर, ये ईटा स्क्वायर ई रेस पावर जीटा एक्स प्लस ईटा वाई, यही था। अब देखो ध्यान से, क्या इक्वेशंस क्या है कि सर एफ एक्स वाई है, ये एफ एक्स वाई क्या है सर, ए की पावर जीटा एक्स प्लस ईटा वाई सर, यही है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास इक्वेशंस क्या है, तो देखो ये इक्वेशंस क्या है सर, ये ए जीटा स्क्वायर है, ए जीटा स्क्वायर है सर, और e की पावर कितना है, ये ए जीटा स्क्वायर है, और ये बी ईटा स्क्वायर है। तो अगर मैं कोफिशिएंट वाइज अगर मैं बात करूं कि आपके पास क्या रिजल्ट है, अगर हम ध्यान से देखा जाए तो बी ईटा स्क्वायर है आपके पास सर, ये ब्रैकेट में, और ये आपके पास आ गया सर e की पावर जीटा एक्स प्लस ईटा वाई, ब्रैकेट में आ गया, और इधर तो था ही कि e की पावर जीटा एक्स प्लस, ये ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या होगा, ध्यान देखा जाए तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब ए जीटा स्क्वायर प्लस बी ईटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होना चाहिए, दिस द इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपके पास। अब आपको देखना है कि क्या पुट करें हम, जीटा और उसकी वैल्यू आपके पास एफ एक्स वाई था, एफ एक्स वाई की वैल्यू ये लिख लिया हम लोग, और ये हमारे पास सॉल्यूशंस है। इतना हमको दिख रहा है, यस सर,
जीटा और ईटा की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा अगर, तो वो आपके पास नहीं होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है आपके पास? ऑप्शन दिख रहा है आपके पास? यस सर। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपन क्या था हमारे पास। इक्वेशंस क्या है सर? ए जीटा स्क्वायर प्लस बी ईटा स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। इतने आ रहा है, चेक कर लो आप। जैसे एक आया, जैसे कैंसिल आउट हो गया सर, क्योंकि फंक्शन था आपके पास। अब अगर मैं बोलूं कि ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में, ठीक है, जाते हैं अपन, कोई सुनिए सर। जीटा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू ये, जीटा की वैल्यू 1/√2 है और ईटा की वैल्यू 1/√2 भी। तो अगर मैं बोलूं कि इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? जीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 है और ये ईटा स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 भी। तो अगर ये ए जीटा स्क्वायर हो गया तो ए जीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही? 1/2। और ये बी ईटा स्क्वायर की वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2। कितना आ रहा है? यस सर। तो अगर ये 1/2 और 1/2 आ रहा है तो सेटिस्फाइड कर रहा है। यस सर, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा आपके पास ऑप्शंस क्या है जो सेटिस्फाइड कर रहा है? जीटा की वैल्यू 1/√a है, जीटा की वैल्यू 1/√a है और ईटा की वैल्यू 0 है। अगर मैं जीटा की वैल्यू 1/√a कर लूँ तो जीटा स्क्वायर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा और ईटा स्क्वायर की वैल्यू तो 0। यहाँ पे भी सेटिस्फाइड कर रहा है बिल्कुल, ये बी भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, बी भी सेटिस्फाइड कर रहा है। सी में क्या लिखा था? जीटा इक्वल टू 0 और ईटा इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का अगर 0 पुट कर दूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो जीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू ईटा इक्वल टू 0 था, ये नहीं हो सकता। और लास्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? डी ऑप्शन से, उसमें आपके पास जीटा की वैल्यू कितनी लिखी देखते हैं अपन, ध्यान से देखना। 1/√a और 1/√b, 1/√a और ईटा की वैल्यू 1/√b। तो अगर मैं बोलूं कि ए जीटा स्क्वायर कितना आ रहा है? ए जीटा स्क्वायर 1 आ रहा है और बी ईटा स्क्वायर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अगर मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं तो ए जीटा स्क्वायर प्लस बीटा ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए जीटा स्क्वायर प्लस बी ईटा स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जा रही है। तो ये भी गलत आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आपके पास? ए और बी। तो एमएसक्यू आंसर हुआ आपके पास, ए और बी आंसर आ रहा है आपके पास। इसका मतलब है कि ए आंसर हुआ और ये बी आंसर हुआ। 2022 ये एमएसक्यू होगा, चेक कर लेंगे अपन, ये एमएसक्यू होगा, ए और बी आंसर। तो हम क्या किए कि ये फंक्शन था आपके पास। अब अगर कोई बोल दे रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है, जीटा ईटा की वैल्यू सिलेक्ट करना था और बोल दे रहा है कि ये जो फंक्शन इसका सॉल्यूशन है, तो हम बोले कि यार ये जो फंक्शन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये फंक्शन यहाँ रख दिए। ये 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए इसको, तो जो आया वो यहाँ रख दिए 2 बार डिफरेंशिएट करके। ए के साथ ये था, इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए फिर रख दिए, लेकिन इक्वल टू यही फंक्शन आना चाहिए। इसलिए फिर यहाँ पे जो फंक्शन है और यहाँ पे जो फंक्शन है कॉमन काट दिए थे। यहाँ जो फंक्शन है और यहाँ जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए थी। तो ए और बी दोनों आ रहा है एमएसक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक अच्छा था आपके पास। तो इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं लगा है, क्लासिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं था। एक क्वेश्चन छूट गया होगा तो अपन यहाँ पे ले लिए। नॉर्मल क्वेश्चन था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये क्लास नंबर 1 में भी हो सकता था, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये आपके पास एक नया टॉपिक ले रहा हूं मैं, थोड़ा छोटा ही टॉपिक है, नया टॉपिक एकदम, बट ये फ्यूचर में आपके पास आएगा। फ्यूचर गेट एग्जाम क्या पता है? अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास तो देखो ये ऐसा लिखा हुआ है कि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये बड़ा आसान नहीं होगा क्योंकि सब लोग, अच्छा आज तक गेट में आया नहीं आया? 2025 चल रहा है, नहीं आया अभी तक। बरसों से लेकर आज तक कभी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज नहीं हुए क्लासिफिकेशन के लिए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में।
अब होता क्या है कि जब 3 ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम लिखते हैं तो ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। यहाँ पे i की वैल्यू 1 से 3 है, मतलब ये x1 x2 x3, और यहाँ पे भी आपके पास j की वैल्यू 1 2 3 है। ये आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर आपके पास लिख सकते हो कि u इज द फंक्शन ऑफ x है। तो ध्यान से देखिएगा, देखो क्या क्या पॉसिबल है। u इज द फंक्शन ऑफ x y z है, तो क्या क्या पॉसिबल है। अगर सर u इज द फंक्शन ऑफ, देखना ध्यान से, u इज द फंक्शन ऑफ x y z है और सेकेंड ऑर्डर लिखना है आपके पास, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। एक ये पॉसिबिलिटी है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, यू एक्स एक्स, ठीक है। डेल स्क्वायर यू अपॉन क्या आ सकता है सर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ सकता है। इसको क्या बोलोगे आप, यू वाई वाई। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर आ सकता है। इसको क्या बोलोगे सर, यू जेड जेड, ठीक है, यू जेड जेड बोलोगे ना इसको, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, सर इसको बोलोगे यू एक्स वाई। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड, इसको क्या बोलोगे सर, इसको बोलोगे यू एक्स जेड। यस। अगर मैं बोल दूं कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स करोगे तो क्या आएगा सर, यू वाई एक्स। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड करोगे तो क्या आएगा सर, यू वाई जेड। अच्छा, सिमिलरली डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स करोगे तो क्या आएगा सर, यू जेड एक्स। और लास्ट आपके पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड और डेल वाई करोगे तो क्या आएगा सर, यू जेड वाई। पता कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं देखूं तो कॉम्बिनेशन टोटल 9 बन सकते हैं, 9 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसका मतलब जब होगा 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देयर आर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड, ये कंसेप्ट है आपके पास। तो सर ये तो फिर बड़ा आसान नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। तो हम बोलते हैं कि क्या करो पता है, आपके पास एक मैट्रिक्स बनाओ आप 3x3 का, एक मैट्रिक्स बनाओ 3x3 का, और उसमें कोफिशिएंट लिखो आप, कोफिशिएंट कोफिशिएंट लिखो। किसका पता है आपके पास, कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, सीओजी कोफिशिएंट लिख दिया मैं, यू एक्स एक्स, इसका मतलब है यू एक्स एक्स। कोफिशिएंट लिखो यू एक्स वाई, कोफिशिएंट लिखो यू एक्स जेड। ध्यान से देखना आप, 3x3 का मैं लिखूंगा, यहां कोफिशिएंट लिखो यू वाई एक्स, यहां कोफिशिएंट लिखो यू वाई वाई, और यहां कोफिशिएंट लिखो यू वाई जेड। ये पूरा वाई का लाइन है, यहां जेड का लाइन बना रहा हूं। कोफिशिएंट लिखो यू जेड एक्स, यहां कोफिशिएंट लिखो यू जेड वाई, यहां कोफिशिएंट लिखो यू जेड जेड। आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये वाला कोफिशिएंट जब हम बोलते हैं तो ये यू एक्स एक्स का क्या मतलब होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स एक्स। ये यू जेड जेड का क्या मतलब होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यू वाई वाई का क्या मतलब होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। लेकिन इसके कोफिशिएंट लिखना है आपके पास, ये दिस द कोफिशिएंट। टफ कुछ भी नहीं, लेकिन देखने से टफ लगता है कि यार आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कंसेप्ट। अब होता क्या है कि जब हम ए निकाल लेते हैं तो कंसेप्ट क्या बोलता है पता है आपके पास, कंसेप्ट बोलता है कि आपको आइगन वैल्यूज निकालना पड़ेगा। कंसेप्ट जो है इसका पता है आपके पास, कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन आइगन वैल्यूज, कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन आइगन वैल्यूज। अब आपको आइगन वैल्यूज का पता ही होगा, कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं आपके पास, आइगन वैल्यूज तो सर ऐसे निकालते हैं सर, ए माइनस लेमडा इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यस। अब कितने आपके पास आइगन वैल्यूज निकलेंगे, तो 3 आइगन वैल्यूज निकलेंगे। जब हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं आपके पास पता है, अब एक आपके पास अगर मैं आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूं 3x3 का, ये आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूं, तो बताओ आपके पास कितने आइगन वैल्यूज आ गए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3। ये 3 आइगन वैल्यूज आ गए आपके पास। अब मैं बोल रहा हूं कि 3 आइगन वैल्यूज आ गए। एक भी अगर आपके पास एक केस ये हुआ, इसमें अगर मैं बोलूं कि एक केस क्या हुआ पता है, लैम्डा 1 0
लैम्डा 2 नॉट जीरो, लैम्डा 3 नॉट जीरो, या फिर लैम्डा 2 जीरो, लैम्डा 1 नॉट जीरो, लैम्डा 3 नॉट जीरो, या फिर लैम्डा 3 जीरो, लैम्डा 1 नॉट जीरो, लैम्डा 2 नॉट जीरो, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशंस। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। अच्छा, और भी लिख लेता डिफरेंट केसेस, डॉट डॉट लगा लिया। ये प्रोडक्ट जीरो कब आएगा? कोई एक भी आइगन वैल्यू जीरो होगी, या दो होगी, या तीनों होगी, कोई भी एक आइगन वैल्यू, तब ये इसका प्रोडक्ट जीरो आएगा। और अगर आपके पास इसका प्रोडक्ट जीरो आता है तो पता है आपके पास इस केस को क्या बोलते हैं? पैराबोलिक बोलते हैं। ऐसा अगर होगा तो हम बोलेंगे कि ये पैराबोलिक है करके, अगर आइगन वैल्यू से पता करेंगे। आपके पास ये लिखा हुआ था, देखो ध्यान से। तो थोड़ा देखने में टफ लगता है लेकिन कुछ है नहीं। कैसे आपके पास, ये देखो आगे बढ़ते हैं अपन, इधर लिखा होगा। बोला गया था प्रॉपर्टी बेस्ड होता है आइगन वैल्यूज पे। अगर आपके पास एक भी आइगन वैल्यू जीरो है तो गिवन पीडी पैराबोलिक होगा। ये देखो आपके पास। और पता है एक भी आइगन वैल्यू जीरो अगर होगा तो इसका क्या प्रॉपर्टी होता है? अगर एक भी आइगन वैल्यू जीरो होगा तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? कि सर प्रॉपर्टी होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज को क्या बोलते हैं पता है? डिटर्मिनेंट। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, इसका मतलब है पैराबोलिक होने के लिए ए का डिटर्मिनेंट जीरो आना चाहिए। इसका मतलब ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो कंफर्म है कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, जिसको आप सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हो, उसका एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू जीरो होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज है। आप कोई बोलेगा सर ये तो नहीं पता। कैसे नहीं पता होगा? आइगन वैल्यू आप तो पढ़ लिए होंगे ना, लीनियर अलजेब्रा तो पढ़े होंगे ना, लीनियर अलजेब्रा पढ़े होंगे ना आप। तो आपके पास अगर आप 3x3 का मैट्रिक्स देख रहे हो और अगर आपको आइडिया हो गया कि यार ये तो डिपेंडेंट रोज या कॉलम है, तो आपको पता चल जाता है इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। और फिर आपको पता चल जाएगा कि एक आइगन वैल्यू जीरो आएगा ही, ये पैराबोलिक होगा। और क्या लिखा पता आपके पास? बोला कि अगर ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो, कोई भी आइगन वैल्यूज आपके पास जीरो ना हो, मतलब लैम्डा 1 जीरो ना हो, लैम्डा 2 कोई भी जीरो ना हो, ठीक है भैया, कोई भी जीरो ना हो, और ऑल ऑफ सेम साइन। मतलब अगला क्या कंसेप्ट है कि आपके पास एंड लैम्डा 1 पॉजिटिव, लैम्डा 2 पॉजिटिव, लैम्डा 3 पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, और ये ऑल आर नेगेटिव। मतलब सबका साइन सेम होना चाहिए। सबका साइन सेम होने का मतलब ऑल पॉजिटिव या ऑल नेगेटिव, और नॉन जीरो तो है ही आपके पास। उस केस में इसको बोलते हैं इलेप्टिक बोलते हैं। तब ये होगा आपके पास इलेप्टिक। अच्छा हाँ, तो पूरा आइगन वैल्यूज पे बेस्ड है कि ये तो हो गया पैराबोलिक, ये हो गया इलेप्टिक। अब सर हाइपरबोलिक कब होगा? हाइपरबोलिक होगा कि सब अगर आपके पास जो वैल्यूज आइगन वैल्यूज वो नॉन जीरो हो एक्सेप्ट वन, सब नॉन जीरो हो और सबका सेम साइन हो एक्सेप्ट वन। मतलब सब नॉन जीरो हो तो दो का आपके पास सेम साइन हो, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, या आपके पास एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, या एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, ऐसा कुछ भी आपके पास, बट नॉन जीरो होना चाहिए। तो जो आइगन वैल्यूज होगा नॉन जीरो होगा और हैव द सेम साइन। एक्सेप्ट बोला है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट कि एक का आपके पास वन ऑफ, एक्सेप्ट प्रिसाइसली वन ऑफ देम, तो फिर ये हाइपरबोलिक होगा। अच्छा हाँ, कैसे इसको डील करेंगे? जैसे देखो आपके पास दो एग्जांपल ले रहा हूं और ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा, ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो मैं दो आपके पास डील कर दे रहा हूं। क्या डील कर दे रहा हूं सर? देखो सर u(x(x) आपके पास है, तो इस इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा सर? देखो सर ये u(x(x) है, 0 u(xy) है बिल्कुल, और 0 u(xz) है, ठीक है सर, और u(yy) है, यस सर, 0 u(yx) है, 0 u(yx) प्लस u(yy) है, प्लस 0 u(yz) है, ठीक है, फिर 0 u(zx) है, 0 u(zy) है, और माइनस u(z)z). ये इक्वेशन है मेरे पास। इसका क्या मतलब हो गया सर? इसका ये मतलब हो गया कि ए मैट्रिक्स जो होगा वो u(x(x) 1 हो गया, u(xy) 0, u(xz) 0, u(yx) 0, u(yy) 1 और ये 0, और ये कितना हो गया है? 0 0 और -1। ये आपको दिखना चाहिए। ये इक्वेशन था हमारे पास, यस सर, ओके। अब देखो आपके पास अगर मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं तो क्या इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा? नहीं आएगा। इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है आपके पास, ध्यान से देखो इसका क्या डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा? नहीं आ रहा सर,
बहुत सिंपल होता है। क्या डिटर्मिनेंट का जीरो आ रहा है? डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? 1, 1 -1, तो डिटर्मिनेंट -1 नॉट इक्वल टू जीरो। और जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा है, इसका तो कोई भी आइगन वैल्यू जीरो हो नहीं सकती। इसका मतलब है λ1 नॉट जीरो, λ2 नॉट जीरो और λ3 नॉट जीरो। इसका मतलब सब आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होगी। ये क्लियर? अच्छा, आपको निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर आप बोल दे रहे हो, नहीं निकाल सकते यार। a माइनस लेमडा आई, ये डिटर्मिनेंट निकालना है ना आपको। ये a माइनस लेमडा आई करे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा, 0 0 0, 1 माइनस लेमडा 0 0 0 -1 माइनस लेमडा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, 1 माइनस लेमडा को सॉल्व कर रहे हैं तो 1 माइनस लेमडा के साथ क्या आ गया सर? 1 माइनस लेमडा, सब डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए, 1 माइनस लेमडा और -1 माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो है। क्या क्या आइगन वैल्यूज आ गई सर? आइगन वैल्यूज आ गई सर लेमडा इक्वल टू 1, तो लेमडा 1 बोल देता हूँ, λ2 इक्वल टू 1 और λ3 इक्वल टू -1। सब पॉजिटिव आपके पास। आपके पास अगर एक भी अगर जीरो है तब तो पैराबोलिक होता है, तो पैराबोलिक तो होगा नहीं। और अगर आपके पास सब क्या है? पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव, और एक का साइन डिफरेंट है, मतलब दो के साइन पॉजिटिव है, एक का साइन नेगेटिव है, देख रहे हैं आपके पास, और ऑल नॉट इक्वल टू जीरो तो है नहीं, और आपके पास एक का साइन चेंज है, इसको बोलते हैं, इसको आप बोलते हो, ये होगा आपके पास हाइपरबोलिक, ये आप बोलते हो हाइपरबोलिक। ये देखो हाइपरबोलिक, दिखा आपको? जैसा हाइपरबोलिक सर, कैसा हाइपरबोलिक है सर? आइगन वैल्यू सब सर मतलब नॉट जीरो है, और सबका साइन जो है सर, उसमें एक का जो साइन होना चाहिए दो के साइन से अपोजिट होना चाहिए, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव या दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हाइपरबोलिक सर। ये हम लिखे रखे थे, ये नॉन जीरो होना चाहिए और हैव द सेम साइन एक्सेप्ट प्रीसियसली वन ऑफ देम, तो हाइपरबोलिक आ गया। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होगी। अब मैं अगर बोलूं कि ये आपके पास दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप इसको तो आप समझ गए होंगे कि सर यू एक्स एक्स क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, यू एक्स वाई कहीं पे है, यू एक्स वाई कहीं पे नहीं है सर, यू एक्स जेड कहीं पे नहीं है सर, यू वाई एक्स कहीं पे है, यू वाई एक्स कहीं पे है नहीं है, यू वाई वाई 1 है, यू वाई जेड 1 है सर, ये वाला यू जेड एक्स 0, यू जेड वाई 1, यू जेड जेड 1, ये था यू जेड वाई, ये इतना आपको दिखना चाहिए। ये क्या है आपके पास सर? ये वाला जो है वो यू एक्स एक्स है, ठीक है। ये क्या है सर? वो यू वाई वाई है। ये क्या है सर? वो यू जेड जेड है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका तो डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, इसका तो डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है। कैसे? 1 1 -1, इसका तो डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, और डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया आपके पास, तो फिर क्या होगा सर? ये तो फिर क्या होगा आपके पास? देखो ना, डिटर्मिनेंट आपके पास जीरो आ गया। तो डिटर्मिनेंट अगर मेरे पास जीरो अगर आ गया, आ रहा है जीरो डिटर्मिनेंट, यस सर, 1 -1 तो डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, ऐसे आपको दिखना चाहिए। यू वाई जेड वही है, यू जेड वाई वही है, यू वाई वाई और यू जेड जेड, ठीक है सर। डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इसका तो आइगन वैल्यूज तो आपके पास एक ना एक जीरो आएगा, और आइगन वैल्यूज अगर आपके पास जीरो आएगा, इसका मतलब एक ना एक आइगन वैल्यू तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये क्या होगा आपके पास रिजल्ट? क्या रिजल्ट होगा सर? आप तो बोले थे सर कि पैराबोलिक होगा सर, तो फिर एक भी आइगन वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा? पैराबोलिक होगा। दिख रहा है आपके पास? यस है, तो पैराबोलिक होगा, तो ये हो गया पैराबोलिक। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि हम निकाल नहीं सकते, तो हमको पता है इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो 1 a माइनस लेमडा ई में करता ही, a माइनस लेमडा ई में करता ही, आइगन वैल्यूज का प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। कई लोग कह रहे सर क्या प्रैक्टिस सर, हमको तो वैसे ही पढ़ना पसंद नहीं है, कहाँ प्रैक्टिस करते रहेंगे सर। ये देखो, ये a माइनस लेमडा ई कर दिया, a माइनस लेमडा ई, यस सर। अब इसको सॉल्व करना तो क्या होगा? अच्छा, सॉल्व करना है तो 1 माइनस लेमडा, फिर 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो, तो 1 माइनस लेमडा आपके पास तो एक तो जीरो आ गया, तो 1 माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब लेमडा 1 की वैल्यू आप 1 लिख लेते हो, ठीक है। दूसरा कितना आ रहा है सर? 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर
-1 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। -1 + 1 कैंसिल आउट होगा, लैम्डा कॉमन लिए तो लैम्डा -2 आ रहा है। इसका मतलब पता है कितना आ गया सर, लैम्डा 0 और लैम्डा इक्वल टू 2। लैम्डा 0 और लैम्डा इक्वल टू, तो पहला लैम्डा इक्वल टू आपके पास 1 था। इसका तो आइगन वैल्यूज क्या क्या है, अगर मैं आइगन वैल्यूज की बात करूँ और मैं बोल दूँ क्या, लैम्डा 1 मान लेता हूँ कि कितना आ रहा था 1, लैम्डा 2 मान लेता हूँ कि 0, और लैम्डा 3 मान लेता हूँ कि कितना आ रहा है 2। इतना आ रहा था, यस सर। अगर मैं बोलूँ कि देखो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, इनका जो प्रोडक्ट होता है वही डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है जो कि 0 है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, इन सबका जो एडिशन होता है वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, और ये एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। तो एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन आपके पास 1 1 1, तो 3 आना चाहिए। ये देखो 1 + 1 + 1 ट्रेस, देखो 3 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितना है सर 1, यहाँ देखो तो कितना है 0, यहाँ देखो तो कितना है 2 है, तो 1 0 2 का एडिशन भी कितना आएगा 3, 1 0 2 3, और देखो 1 1 1। तो हमेशा आइगन वैल्यूज का एडिशन, ये सब तो प्रॉपर्टी है आपके पास, तो ठीक है। तो मेरे को पता चल गया कि आंसर कितना है, तो बोले कि आंसर सर एक आइगन वैल्यूज भी अगर 0 आ गया तो पैराबोलिक होगा, तो इसका आंसर पैराबोलिक है। अच्छा, हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा ना लिखा हो, एग्जाम में पूरा पूरा लिखा हो, इसको पूरा पूरा एग्जाम में ऐसा लिख के दे दो। एग्जाम में जब वो लिखेंगे तो ऐसा लिख के दे सकते हैं कि इस वाले को ऐसा पूरा लिख के दे देंगे कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। अब ऐसा लिख देंगे तो किसी से बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि लोग ये वाला नहीं जानते, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला जानते नहीं, क्योंकि u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्चुअली u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, y, z, और ये डिफरेंट कंसेप्ट है, तो फिर इसका आंसर दे नहीं पाएंगे, फिर वो सोचेंगे क्या करे क्या ना करे। तो ये फ्यूचर की बातें हैं। तो इस टाइप का आपके पास एक एग्जांपल ले लिया कि जब भी आएगा आपका इतने में काम हो जाएगा ये, और इसलिए आइगन वैल्यूज से बेस है, इसलिए मैं पूरी बातें बताया कि कोफिशिएंट आपको सिर्फ लिखना है, नथिंग एल्स, कुछ टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। ओके, आप इसके लिए परेशान मत होना, ये बुक ये थोड़ा बुक से लिया गया था, तो जबरदस्ती वाले बुक वाले लोग टफ करते, कोफिशिएंट ऐसा लिख रहे, इसकी जरूरत नहीं है, तो अपन इसी को यूज कर लिए बेस्ट वे में, तो इसकी नीड भी नहीं थी। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ, जो मैं लिखा एग्जाम्पल भी ले लिया, आइगन वैल्यूज की बात भी कर लिया, तो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा आपको। ठीक है, ओके। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूछा गया है, पूछा जाएगा, पूछ रहे हैं, ठीक है। बट जब ये 2040 2035 की बात आएगी, आज से 10 साल 15 साल बाद, तो मैं श्योर हूं कि ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे। अच्छा, पूरे टीचर कम्युनिटी इसको पढ़ाना तभी चालू करेगी जब ये एग्जाम में आ जाएगा। जब तक ये एग्जाम में नहीं आएगा इसको कोई भी डील नहीं करेगा, ऐसा मैं सोचता हूं कि इसको तब तक कोई डील नहीं करेगा जब तक एग्जाम में नहीं आएगा। जिस दिन ये एग्जाम में आएगा उस दिन उसके बाद से इसको भी डील करना चालू करेंगे, लेकिन जिसको आ गया उनको तो नहीं बनेगा। इसलिए अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, आप याद रखिएगा, ये आपके स्कोर को बढ़ा सकता है, आपको कंपटीशन में लीड दे सकता है, क्योंकि ये बातें बाकी लोगों को नहीं पता होगी। टफ है इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि आया नहीं है, तो फिर ये बातें लोग नहीं करते होंगे। ठीक है, चलो अगली क्लास में हम मिलेंगे। अब 2-3-4 लेक्चर ही बस पढ़ाना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस और कुछ कुछ बातें, फिर अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी खत्म, तो हमारी पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर। मैं ट्राई किया कि बड़ी अच्छी स्टोरी बने। ठीक है, ओके, थैंक यू।